Hello students. So today we are going to discuss the concept of magnetic flux. Students, हम केवल मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में ही बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बिल्कुल एक तरीके से ही कैलकुलेट किए जाते हैं और इनका मीनिंग भी ऑलमोस्ट एक तरीके से ही वो डिफाइन होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्लक्स। अगर उसको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझा जाए तो फ्लक्स का मतलब है द अमाउंट ऑफ समथिंग। Flux is always related to a surface. The amount of something crossing through the surface is known as flux. जैसे कि आपने 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, एक पाइप से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहां पर एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या बताता है, उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस और अ पर्टिकुलर एरिया। तो इस एरिया से एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो गया है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम कह सकते हैं द वॉल्यूम फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लक्स पास हुआ उसको एरिया इनटू वेलोसिटी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैंने उस एनालॉजी को ये यहां पर स्ट्रीम लाइन कंसिडर किया और स्ट्रीम लाइंस को मैंने लीफ से रिप्रेजेंट किया है। अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहां पर ये स्ट्रीम लाइंस लिखा हुआ है, इट मे बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग दीज फील्ड्स बाय लीफ। तो आप देख सकते हैं रीजन 2 में स्ट्रीम लाइंस क्लोज आ गए और रीजन 1 में स्ट्रीम लाइंस दूर दूर हैं। तो अगर हमने दो हुप कंसिडर किए, दो सरफेस कंसिडर किए जिनका एरिया इक्वल है, तो सेकंड वाले सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और फर्स्ट वाले सरफेस से कम फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो मैं कह सकता हूं द लीफ फ्लक्स इज लो इन रीजन 1 एंड द लीफ फ्लक्स इज हाई इन रीजन 2। दैट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस। तो यहां से ज्यादा लीफ्स पास हो रहे हैं, इधर से कम नंबर ऑफ लीफ्स पास हो रहे हैं, तो वहां लीफ फ्लक्स हाई है और इधर लीफ फ्लक्स कम है। अब इसी चीज को एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम इस हुप का ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो उससे फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फॉर्मूला उसका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। एरिया को यहां पर वेक्टर कंसिडर किया गया है। व्हाई वी आर कंसिडरिंग एरिया एज अ वेक्टर, क्योंकि अब से पहले तो हमने जहां पर पढ़ा था 11th क्लास में, हम एरिया को जनरली स्केलर कंसिडर करते थे, लेकिन यहां एरिया को हम वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? तो देखो यहां पर हुप को मैंने 3 सिचुएशन में दिखाया, ए बी एंड सी। ये स्ट्रीम लाइंस जो लीफ हैं, जो इस हुप को क्रॉस करके जाना है, तो सिचुएशन ए में सारे लीप्स हुप के पैरेलल निकल जाएंगे, हुप के एरिया को क्रॉस करने वाले, कट करने वाले लीप्स कोई भी नहीं होंगे, तो यहां पर लीफ फ्लक्स 0 होगा। सेकेंड सिचुएशन में कुछ लीप्स क्रॉस कर रहे होंगे और थर्ड सिचुएशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीप्स क्रॉस करेंगे। देखिए अगर ये सिचुएशन सी में रखा हुआ है, इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं इस पार्ट में जो हुप सी से क्रॉस करेंगे वो बी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स तीनों केस में एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैंने साइज चेंज नहीं किया, बट आई एम जस्ट चेंजिंग ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ओरिएंटेशन चेंज करने से एरिया का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां हमें एरिया को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, वेक्टर, बिकॉज इस डायरेक्शन इज चेंजिंग और उस डायरेक्शन के चेंज होने के कारण ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं लीफ फ्लक्स चेंज हो रहा है, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये स्ट्रीम लाइंस हैं, तो लीफ के स्ट्रीम लाइंस हैं तो ये लीफ फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रीम लाइंस होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड लाइंस होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। एंड वी आर नॉट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, वी आर जस्ट चेंजिंग द ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन चेंज करने से फ्लक्स चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई हियर यू हैव टू ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो देखिए हुप ए से लीफ फ्लक्स 0 है, हुप बी में नॉन जीरो है, और हुप सी में फ्लक्स मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट लीफ फ्लक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ्स आर क्रॉसिंग थ्रू द हुप सी। अब इसी में मैग्नेटिक फ्लक्स को
हम दो तरीके से लिखते हैं, उसको पॉजिटिव भी मान सकते हैं और निगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, तो यहां आप देख रहे हैं एक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं और दूसरी फील्ड लाइन इधर से क्रॉस करके गई और वो वापस एंटर भी कर रही है। ये जो फील्ड लाइंस यहां से लीव कर रही हैं, फ्लक्स फील्ड लाइंस थ्रू पासिंग थ्रू फ्रॉम वन साइड मेक्स अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू फ्लक्स। अगर इन फील्ड लाइंस का फ्लक्स पॉजिटिव है तो जो फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उनका फ्लक्स नेगेटिव होगा और वो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग आएगा। बिकॉज अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप याद रखिए डायरेक्शन एक बार कंसिडर करेंगे, वो किधर कंसिडर करना है, सरफेस के परपेंडिकुलर कंसिडर करना है। सरफेस के परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, एक बाहर वाला परपेंडिकुलर और एक इस तरफ वाला परपेंडिकुलर। इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर कंसिडर करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्टली। बट ये याद रखिएगा, अगर एक बार आपने एरिया वेक्टर डिसाइड कर लिया कि जैसे ये सरफेस है भाई, इसका एरिया वेक्टर बाहर है सरफेस के परपेंडिकुलर, अब अगर ये सरफेस टर्न करेगा तो एरिया वेक्टर भी उसके साथ साथ टर्न करता जाएगा। आप बार बार एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया वेक्टर विल बी चेंजिंग इटसेल्फ। उसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये हमारे पास एक लूप है, इसका एरिया वेक्टर मैंने राइट की तरफ कंसिडर किया। नाउ इफ लूप इज रोटेटिंग, एरिया वेक्टर विल बी रोटेटिंग अकॉर्डिंगली। लूप 180 डिग्री रोटेट हो गया तो एरिया वेक्टर भी 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, और अगर लूप 360 डिग्री रोटेट हुआ तो एरिया वेक्टर फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में वो इनिशियली था। अब कौन सा एरिया वेक्टर में कंसीडर करना है, अगर ऐसा एक सरफेस है 2D सरफेस, ये ओपन सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है। ये किधर होना चाहिए ये आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई सी भी फील्ड लाइन आप बोलिए, वो एक्स एक्सिस में है और ये जो हुप 1 रखा हुआ है सिचुएशन 1 में, यहां पर डिस्क वाईजेड प्लेन में रखा है, तो एरिया वेक्टर या तो ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एरिया वेक्टर को ऊपर कंसीडर करो चाहे नीचे कंसीडर करो, यू कैन चूज ईदर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यू आर फ्री टू चूज। लेकिन अगर अब इसको मैं थोड़ा टिल्ट कर दूंगा तो एक एरिया वेक्टर उधर ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ है। आप ध्यान से देखिए, जो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है ये मैग्नेटिक फील्ड से मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता है और दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड से बीटा एंगल बनाता है, तो आप एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे वेयर एंगल इज स्मॉलर, जैसा कि आपने वेक्टर में पढ़ा है। वही सेम कंसेप्ट यहां पर है। सो यू विल चूज एरिया वेक्टर ए जो ऊपर की तरफ गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर जो हमारे पास ये डिस्क है, इस डिस्क को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर आपने परपेंडिकुलर रखा मतलब वाई जेड प्लेन में रखा, अच्छा ये एक्स जेड प्लेन में था, वाई एक्सिस ऊपर है तो ये एक्स जेड प्लेन में था, ये वाई जेड प्लेन में आ गया, तो इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा, या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ हैं तो एरिया वेक्टर भी आगे होगा, और एरिया वेक्टर आगे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, और अगर एंगल 0 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स तब पास करेगा when area vector and magnetic field or electric field are in same direction. I am sure कि आपको ये पता चल गया होगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे कंसीडर करना है। अब इसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है, तो यहां भी अगेन वही कंफ्यूजन आ सकता था कि सर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लें या इस तरफ लें, दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन है, पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट की तरफ है तो एरिया वेक्टर भी आप राइट की तरफ कंसीडर करोगे, और दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी बी ए कॉस 0 एंड दैट विल बी बी इनटू ए। अगर इसी को आप किसी एंगल पर टिल्ट कर दोगे, देखो उसी को आपने टिल्ट कर दिया तो एरिया वेक्टर भी अकॉर्डिंगली टिल्ट हो गया, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। अब अगर आपने प्लेट को थीटा एंगल टर्न किया तो एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ थीटा एंगल चला जाएगा। जैसे ये मेरा प्लेट है तो अभी एरिया वेक्टर आगे है,
अगर प्लेट को मैं थीटा एंगल घुमाऊंगा तो एरिया वेक्टर भी अकॉर्डिंगली थीटा एंगल ऊपर चला जाएगा। एंड हियर मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी BA cos थीटा। अगर आप इसे और ज्यादा चेंज कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस में है और जो प्लेट है वो भी XZ प्लेन में रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर अब ऊपर की तरफ हो गया। उसे चाहो तो आप नीचे की तरफ भी कह सकते हो, बिकॉज हियर एंगल इज 90 डिग्री इन बोथ द केसेस। यू कैन चूज ईदर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, लेकिन यहां पर सभी फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल निकल गई हैं, सरफेस को कट करके कोई फील्ड लाइन नहीं जा रही है। दैट्स व्हाई magnetic flux in this case becomes zero. So this is how you will calculate magnetic flux from uniform magnetic field. अगर non uniform है तो क्या होगा? In case of non uniform magnetic field, here direction is changing, magnitude और direction अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। तो उस केस में आप क्या करोगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करोगे, उस स्मॉल एलिमेंट से आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा। वी मे रिगार्ड द सरफेस एज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी स्मॉल फ्लैट पेसेस, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट मान लिए जाएंगे। द एरिया वेक्टर एरिया DA हैज मैग्नीट्यूड DA एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जहां आपने ये छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। उसका फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल देखोगे, इस छोटे से पार्ट से आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिखोगे d phi दैट इज B इंटू DA। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फिर B इंटू DA को इंटीग्रेट कर देंगे, सो यू विल गेट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर कुछ इस टाइप का सरफेस है, यहां मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वो जो सरफेस है ये कर्व सरफेस है, और आपको उस कर्व सरफेस से बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास होगा। इस कर्व सरफेस में अगर अलग अलग पॉइंट पर आप ऐसे एरिया कंसीडर करोगे तो सबका एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होगा। बट यू नो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फ्लैट सरफेस से एंटर करेंगे वही कर्व सरफेस से बाहर निकलेंगे। सो फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द कर्व सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग थ्रू द फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस इक्वल टू फ्लक्स लीविंग थ्रू द कर्व सरफेस। तो यहां आपको कर्व सरफेस पर सॉल्व करने की बजाय आप क्या कह सकते हैं कि हम फ्लैट सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, उतना ही फ्लैट कर्व सरफेस से पास होगा। और यू कैन से दिस फ्लैट सरफेस इज द प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सरफेस आ गया, मान लीजिए ऐसा सरफेस है यूं इस टाइप का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कर्व सरफेस से पास हो रहे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लैट से भी होंगे। इस फ्लैट सरफेस को आप कह सकते हो कि ये इस कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में है। तो अगर ये रेडियस r के बराबर है तो फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, तो यहां पर इससे जो फ्लक्स पास होगा माइनस B इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। नेगेटिव फ्लक्स मीन्स एंटरिंग फ्लक्स, इतना ही फ्लक्स कर्व सरफेस से बाहर निकल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये कोई नई चीज नहीं है, इट इज जस्ट अमाउंट ऑफ समथिंग एंड व्हाई एरिया इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर हियर, ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।